नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से मैं एक बार फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। स्टूडेंट्स, आज हम अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ्य योजना के संदर्भ में बात करेंगे। अपना व्याख्यान में शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप जैसे अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन प्लान पर चर्चा करेंगे। लेसन प्लान कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाता है, हम सीखेंगे। अर्थशास्त्र शिक्षण बीएड के पाठ्यक्रम में रखा गया है। यद्यपि यह सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आता है, जिसमें अन्य 3 विषय भी हैं, जिसमें अर्थशास्त्र के साथ साथ इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और वाणिज्य भी सामाजिक विषय के जैसा ही है। उसकी भी पाठ्य योजना सामाजिक विषय के जैसे बनाई जाती है। यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र शिक्षण सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें लेसन प्लान बनाना सीखते हैं। और थर्ड सेमेस्टर में जैसा कि एनसीटी का नॉर्म्स है, उसके अनुसार हर बीएड प्रशिक्षणार्थी को 2 शिक्षण विषय चयनित करने होते हैं, जिसमें से प्रत्येक में 20-20 लेसन प्लान बनाकर और उसका वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जाता है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। एक लेसन प्लान बनाने के लिए प्रश्न पत्र में अवश्य आता है, तो इस दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। तो हम अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ्य योजना की जो बात करेंगे, यद्यपि ये हार्वर्ड पंचपदी प्रणाली पर आधारित है, लेकिन हम सारे स्टेप्स का यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विस्तृत वर्णन करेंगे तो समय अधिक लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें 5 स्टेप के बारे में हम चर्चा करेंगे। विशेष तौर से हम पाठ्य योजना के प्रारूप पर, फॉर्मेट पर बातचीत करेंगे कि पाठ्य योजना का प्रारूप क्या है, कौन से प्रारूप को हम अपनाते हैं, जिसमें से सामान्य सूचनाओं के विषय में बताएंगे, सामान्य उद्देश्य के विषय में बताएंगे, विशिष्ट उद्देश्य या व्यवहारपरक उद्देश्य, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन एवं प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो संक्षिप्त रूप में हम पाठ्य योजना को समझेंगे कि कैसे पाठ्य योजना बनाई जाती है। इस वर्ड फाइल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्ड फाइल हमारे सामने पाठ्य योजना का एक पूरा प्रारूप एक साथ प्रस्तुत होगा। तो ये लेसन प्लान में पहले जो पार्ट आता है इसका, ये जो सामान्य उद्देश्य का या विशेष सूचनाओं का, जिसमें से नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में आप शिक्षण अभ्यास करने जाएंगे, किस डेट में आप इस पाठ को पढ़ाएंगे, किस कक्षा के लिए आप बना रहे हैं लेसन प्लान, और किस पीरियड में, किस घंटे में आप इसको पढ़ाएंगे उस विद्यालय के टाइम टेबल के अनुसार, किस विषय के लिए बना रहे हैं, इकोनॉमिक्स विषय के लिए बना रहे हैं, अर्थशास्त्र विषय के लिए बना रहे हैं, कितने मिनट के लिए बना रहे हैं। सामान्यतः 35 मिनट्स या 40 मिनट्स का एक पीरियड होता है, और किस टॉपिक पर बना रहे हैं। तो आज हम जो लेसन प्लान बनाना सीखेंगे
वो है कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग पर लेसन प्लान कैसे हम बनाएंगे, इसके विषय में हम आज सीखेंगे। पहला आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य इसको कहा जाता है। सामान्य उद्देश्य आपने पढ़ा हुआ है, आपके पाठ्यक्रम में भी यूनिट के रूप में रखा गया है। तो जो सामान्य उद्देश्य आपने पढ़ा है वही सामान्य उद्देश्य यहाँ पर लिख देना है। ये सामान्य उद्देश्य विषय का होता है, इकोनॉमिक्स विषय का सामान्य उद्देश्य। अगर आप हिस्ट्री का बनाएंगे तो इतिहास का सामान्य उद्देश्य, अगर आप सिविक्स का बनाएंगे, राजनीति विज्ञान का आप बनाएंगे तो सिविक्स का सामान्य उद्देश्य। इस तरह से यहाँ पर विषय का सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ संस्थाओं में 3 या 4 सामान्य उद्देश्य लिख दिया जाता है। यहाँ हम इसलिए मैक्सिमम 10 सामान्य उद्देश्य लिखवाते हैं या लिखने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये सामान्य उद्देश्य लिखते लिखते उनको रट जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत उपयोगी हो जाता है। तो सामान्य उद्देश्य 1 से लेकर 10 तक हम लिखते हैं। जैसे 1-2 का हम पढ़ देते हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू एक्वायर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में छात्रों को आधारभूत जो समझ है उसकी विकसित करना। टू एक्सप्लेन टू स्टूडेंट द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद देयर डेली लाइफ, उनके दैनिक जीवन से संबंधित अर्थशास्त्र के संबंधों को बताना। इस तरह से अगर हम इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, ये दूसरे लेक्चर में आप इसको देख लेंगे। इसके बाद आता है टीचिंग एड, सहायक सामग्री। इस पाठ को पढ़ाने में आप कौन कौन से सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे यह यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग के अंतर्गत यहाँ पर रियल प्रोडक्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री यह दिखाने के लिए जो प्यूपिल टीचर है वो डिसाइड किया है, या आप डिसाइड करेंगे कि या तो रियल प्रोडक्ट आप दिखाएंगे, वास्तविक वस्तुएं आप दिखाएंगे, या कुछ आप अपने हाथ से बनाकर ले जाएंगे। ये टीचिंग एड में दिया जाता है। यहाँ पर आप चार्ट है, मॉडल है एवं अन्य सामग्रियों को यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या आप वहाँ पर ले जाएंगे। वर्किंग मॉडल है तो भी यहाँ पर आप दिखाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि क्या आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए ले जाएंगे। तो टीचिंग एड के अंतर्गत कौन सी वस्तु आप सहायक सामग्री के रूप में उपयोग में लाते हैं उसको लिखा जाता है। इसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रस्तावना से सीधा जुड़ता है और स्टूडेंट का ज्ञान प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए आधुनिक नॉलेज की तरफ हम बढ़ाते हैं। इसी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम प्रस्तावना निकालते हैं ताकि विद्यार्थी प्रिपेयर हो जाए, शुरुआत के 2-3 मिनट में अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि किस विषय पर अध्ययन किया जाना है। यहाँ प्रीवियस नॉलेज दिया गया है, स्टूडेंट्स नो अबाउट वेरियस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। विद्यार्थी भारत के अनेक त्योहारों के विषय में जानते हैं। अब इसके बाद आता प्रस्तावना। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, प्रस्तावना अगर हमारी 3 प्रश्न में निकल के आ जाती है तो बेस्ट है। अगर 3 प्रश्न में प्रस्तावना हमारी निकल के नहीं आती है तो अधिकतम 4 प्रश्न में प्रस्तावना निकल के आनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि कम से कम शुरुआत के 3-4 मिनट में ही आप प्रकरण स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा दें। जब प्रकरण इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके आधार पर आप अध्ययन अपना आगे बढ़ाएंगे। अगर प्रस्तावना ही लंबी हो जाएगी तो आपका क्लास रोचक नहीं हो पाएगा और ज़्यादा समय आपका लग जाएगा केवल प्रस्तावना निकलवाने में। तो इसलिए समय को बचाते हुए भी यह आवश्यक है
कि मैक्सिमम 3 प्रश्न में हमारी प्रस्तावना निकल के आ जाए। अब प्रस्तावना निकालने का, हालांकि इसको हम दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन यहाँ एक संक्षिप्त रूप में आपको बता दें कि पहला प्रश्न हमारा पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, यानी जो उनको पूर्व ज्ञान है, पहले वो जानकारी है, उससे संबंधित पहला प्रश्न हम पूछते हैं, और जो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा उस उत्तर से दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं, और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा उससे हम तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं, और तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वही हमारा प्रकरण होगा। जैसे यहाँ पर हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये जो हमारा होगा, ये हमारा होगा टॉपिक, कॉटेज इंडस्ट्री निकल के आया। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया पीपल टीचर के द्वारा कि हाउ डू पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट दिवाली, क्योंकि पहले से वो इंडियन फेस्टिवल के बारे में जानते हैं, पहले से वो भारतीय त्योहारों के बारे में जानते हैं, इसलिए पूछ लिया गया कि हाउ डू पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट दिवाली, भारतीय लोग दिवाली कैसे मनाते हैं। यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया कि द पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट दिवाली बाय लाइटिंग earthen lamps, bursting crackers and worshipping the ideals of God, यानी कि वो मिट्टी के दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसके उत्तर से शुरू होना चाहिए। दूसरा है व्हेयर डू द पोटर्स मेक एदर लैम्प एंड द आर्टिसंस मेक आइडियल ऑफ गॉड। अब इसमें लैम्प के बारे में भी आया, एदन लैम्प के बारे में भी आया है, और वर्शिप गॉड के भी बारे में आया है। तो यहाँ एदन लैम्प का शब्द आया है और यहाँ आइडियल गॉड भी शब्द आया है। तो इस तरह से ये पूछा गया कि बर्तन बनाने वाले कहाँ बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कहाँ बर्तन बनाते हैं, या जो आर्टिस्ट होते हैं वो भगवान की मूर्ति कैसे कहाँ बनाते हैं। यहाँ हो गया द पॉटर मेक्स एट द लैम्प्स एंड द आर्टिसन मेक आइडियल्स ऑफ गॉड इन देयर होम, वे अपने घर में इन सब चीज़ों को बनाते हैं। अब तीसरा प्रश्न हमारा होना चाहिए कि उस प्रश्न में घर पर शब्द आना चाहिए। तो तीसरा हुआ व्हाट इज दैट इंडस्ट्री नोन एज वेयर प्रोडक्शन इज डन इन द होम ऑफ द प्रोड्यूसर। ये शब्द आ गया होम, यहाँ पर होम आया था, यहाँ पर भी होम आ गया। तो प्रोड्यूसर जो बनाता अपने घर पर, कि वह इंडस्ट्री क्या कहलाती है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक आना चाहिए, तो वो है द इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन इज डन इन द होम ऑफ द प्रोड्यूसर इज नोन एज कॉटेज इंडस्ट्री। तो इस तरह से निकल के आया कि घर में जहाँ बनाते हैं सामग्रियों को, उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। तो इस तरह से 3 प्रश्न में हमारा प्रकरण निकल के आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन जिसको कहा जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ एक शब्द का ध्यान देना है कि यहाँ टीच नहीं होगा, यहाँ स्टडी होगा, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट मिलकर आपस में संप्रेषण करते हुए, कक्षागत क्रियाओं को करते हुए अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री। आज हम कुटीर उद्योग के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता प्रेजेंटेशन, कैसे हम टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। तो द टॉपिक विल बी स्टडी अंडर 3 टीचिंग पॉइंट। यहाँ समय को देखते हुए 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत करने की बात कही गई है। तो इस तरह से लिखा जाएगा कि जो विषय है या जो पाठ है उसको 3 शिक्षण बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। इस तरह से लिखना चाहिए। अब हम 3 शिक्षण बिंदुओं में इस फॉर्मेट के अनुसार प्रस्तुत करेंगे। इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लेंगे। पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में टीचिंग पॉइंट्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इस तीसरे कॉलम में क्वेश्चन का कॉलम है या नंबरिंग का कॉलम रखते हैं, और 4th कॉलम में है स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी,
या प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, यहाँ आपकी एक्टिविटी का कॉलम है या शिक्षक की एक्टिविटी का कॉलम है या छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिका के लिए यह कॉलम है। आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, आपको व्याख्यान देना है, आपको क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है, आपको शिक्षण सहायक सामग्री दिखाना है, आप ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखना चाहते हैं, वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ आप इसमें दिखाएंगे। और लास्ट कॉलम है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यानी छात्र क्रिया, छात्रों के द्वारा की जाने वाली क्रिया। इसमें स्टूडेंट जो जो एक्टिविटी करेगा, आप प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देगा, कुछ बनाने के लिए कहेंगे वो बनाएगा, वो सब इसमें रहेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में। जनरली सामान्यतया कक्षागत शिक्षण के अंतर्गत हम स्टूडेंट से प्रश्न पूछते हैं और वो उसका उत्तर देता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स के द्वारा दिया जाने वाला उत्तर होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। 3 शिक्षण बिंदु में अध्ययन करने की बात कही जा रही है, तो जिसमें से पहला शिक्षण बिंदु लिया गया है मीनिंग ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो मीनिंग ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में इस पहले शिक्षण बिंदु में अध्ययन किया जाएगा। तो पहले हम प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जिसको कहते हैं विकासात्मक प्रश्न, डेवलपमेंटल क्वेश्चन। विकासात्मक प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जो विद्यार्थियों के द्वारा उत्तर दिया जाता है। वह उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता और अधूरा भी हो सकता है। इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग लिख देते हैं समस्यात्मक। स्टूडेंट्स को तो कुछ तो पूर्व ज्ञान होगा। कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में कुछ तो उसको नॉलेज होगा, पूर्व ज्ञान कुछ तो होगा उसको, जैसा प्रस्तावना में भी निकाला गया है। इसलिए इसको समस्यात्मक नहीं लिखना चाहिए। मेरे विचार से समस्यात्मक नहीं लिखना चाहिए। उत्तर कुछ न कुछ तो लिखना चाहिए यहाँ पर, जो छात्रों के द्वारा दिया जाएगा। ऐसा एज्यूम करके लिखना चाहिए, ऐसा मानकर लिखना चाहिए कि विद्यार्थी इस प्रश्न का ये उत्तर देगा। जैसे पूछा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉटेज इंडस्ट्री। स्टूडेंट ने बताया, कॉटेज इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट द होम ऑफ प्रोड्यूसर। यानी कॉटेज इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं। विद्यार्थी ये बताया कि कॉटेज इंडस्ट्री वो है जो घर में उत्पादन करता है। ये भी कह सकता है कि घर में जब सामान बनाया जाता है तो उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। कुछ उत्तर देगा, अधूरा उत्तर ही सही देगा। अब बात आती है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल क्वेश्चन है, अब इसको विस्तार करने की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन। अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्यायित करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री है क्या, इसको व्याख्यायित करेंगे। व्याख्यायित करते करते आपको अगर ब्लैक बोर्ड वर्क करना है, श्यामपटकार, या आजकल विद्यालयों में कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड लग गए हैं, वाइट बोर्ड लग गए हैं, तो जो भी होगा यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड में कुछ चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते आपको लिखनी पड़ सकती हैं, वो आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड में। पढ़ाते पढ़ाते अगर आपको सहायक सामग्री दिखाना है तो यहाँ दिखाएंगे, नहीं दिखाना है तो इस कॉलम में सहायक सामग्री नहीं दिखाएंगे। अब आता है, जब आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर ले जाएंगे तो 2 बोधात्मक प्रश्न पूछना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उनको क्या समझ विकसित हुई है, उस पाठ को पढ़ाने के बाद उनके अंदर क्या समझ विकसित हुई है। तो मेरे विचार से कम 2 क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, 2 प्रश्न पूछ लेना चाहिए, जिससे व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। आपने मेन फीचर के बारे में ऊपर पढ़ाया होगा, बताया होगा, तो स्टूडेंट्स उसका उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, व्हाई डू रूरल फैमिलीज प्रिफर कॉटेज इंडस्ट्री। ग्रामीण लोग कॉटेज इंडस्ट्री को क्यों महत्व देते हैं, इसका उत्तर वो दिया होगा, देगा स्टूडेंट, क्योंकि ऊपर पढ़ चुका है। अब एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर लिखा गया है टीचिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को व्यवहारपरक उद्देश्य भी कहते हैं। तो जैसा पहले भी हमने बताया था कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में व्यवहारपरक उद्देश्य समान उद्देश्य के ठीक बाद 3 पॉइंट में लिख देते हैं। तो मेरे विचार से ऐसा उपयुक्त नहीं है। हर शिक्षण बिंदु में आपने क्या व्यवहारपरक उद्देश्य बनाया है उसको यहाँ पर लिखना होगा। क्या आपने उद्देश्य बनाकर यह शिक्षण बिंदु बनाया है कि इस शिक्षण बिंदु को पढ़ने के बाद उनके अंदर क्या परिवर्तन आएगा।
जनरली लोग लिख देते हैं कि उनको कॉटेज इंडस्ट्री के विषय में ज्ञान होगा। ये गलत है। आप ब्लूम की टेक्सोनॉमी का जब वर्गीकरण देखेंगे, आप किसी किताब में देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप में वर्णन दिया गया है कि व्यवहारपरक उद्देश्यों को कैसे कैसे वर्णन हम करेंगे, किस किस कैटेगरी में हम लिखते हैं। तो यहाँ जनरली हम जो पाठ्य योजना बनाकर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको समझने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें 3 विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर हम पाठ्य योजना बनाए हैं, जिसमें से नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। अब नॉलेज यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी ज्ञानात्मक विकास करना, अंडरस्टैंडिंग बोधात्मक विकास करना या अवबोधात्मक विकास करना छात्रों का, एप्लीकेशन छात्रों में क्रियात्मक विकास करना या छात्रों का क्रियात्मक विकास करना। यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उनको किस बात की नॉलेज होगी, क्या उनको समझ विकसित होगी और कौन सी वो क्रियाएं कर सकते हैं। तो इसमें डिसाइड किया कि जो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अंदर पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के संदर्भ में ही लिखेंगे, तो उनको ज्ञान हो जाएगा। ना लिखकर ये लिखना है किस बात का ज्ञान हो जाएगा। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन कॉटेज इंडस्ट्री। अब यहाँ हो गया डिफाइन कॉटेज इंडस्ट्री। अगर लिखते दे विल बी डिफाइन तो भी सही था, लेकिन अगर ये लिखते कि उनको ज्ञान हो जाएगा, ये सही नहीं था। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन कॉटेज इंडस्ट्री, छात्र कुटीर उद्योग को परिभाषित कर सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉटेज इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पर है कि छात्र कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग और बृहत उद्योग के बारे में अंतर कर सकेंगे, यानी आपने यहाँ अंतर के विषय में पढ़ाया होगा। थर्ड है एप्लीकेशन, उनका क्रियात्मक विकास करना कि वो क्या कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपोज अ पैसेज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री फॉर रूरल एरियाज, यानी कि आप रूरल एरिया में इम्पोर्टेंस के बारे में आपने पढ़ाया होगा। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया कि व्हाई डू रूरल फैमिलीज प्रेफर कॉटेज इंडस्ट्री। रूरल फैमिली प्रेफर कॉटेज इंडस्ट्री एट दिस हेल्प देम टू अर्न मनी व्हेन देयर इज लिटिल फार्मिंग एक्टिविटीज, कि जो छोटे पैमाने पर किया जाता है, छोटे पैमाने पर कार्य करके भी वह पैसा कमा सकते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपने लिखा, तो ये पैसेज लिख सकते हैं, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। विद्यार्थी इस शिक्षण बिंदु को पढ़ने के बाद एक पैराग्राफ कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग के बारे में लिख सकते हैं। ये हुआ। अब यही फॉर्मेट, यही पैटर्न तीनों शिक्षण बिंदु में चलेगा, यानी कि आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, डेवलपमेंटल क्वेश्चन, उसका संभावित उत्तर लिखेंगे, फिर जो अधूरे उत्तर आए होंगे उसका आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपको सैंपल कार्य करना हुआ, ब्लैक बोर्ड वर्क करना हुआ, तो आप यहीं पर ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। फिर आपके और व्याख्यान बचा हुआ तो इसके बाद अपना व्याख्यान आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद लास्ट में 2 प्रश्न बोध से संबंधित, अवबोध से संबंधित, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित पूछ लेंगे। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा आ गया प्रोडक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। फिर उसी पैटर्न पर चलेगा। हम पहले प्रश्न पूछेंगे प्रोडक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में, कुटीर उद्योग का उत्पादन के विषय में हम प्रश्न पूछेंगे। व्हाट टाइप्स ऑफ गुड आर प्रोड्यूस्ड इन कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। छात्र उत्तर दे सकते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स which can be easily make at home and require small capital, जिसमें कम धन की जरूरत होती है और अपने घर पर ही उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन कुटीर उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। ये हो गया। अब उसी पैटर्न पर चल रहे हैं, पुनः इसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन करते करते हमको ब्लैक बोर्ड वर्क की ज़रूरत पड़ी तो ब्लैक बोर्ड वर्क यहीं पर कर लेंगे, और टीचिंग एड अब हमको दिखाना हो गया कि कॉटेज इंडस्ट्री के कौन कौन से वो वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन किया जाता है। तो ये देखिए कढ़ाई बुनाई का हो गया, और ये आपका लकड़ी का हो गया, ये मिट्टी के बर्तन का हो गया, ये बुनाई का हो गया, ये छोटे छोटे जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं गहने उनका हो गया, ये जो बैग बनाए जाते हैं एक व्यक्ति जो सिलकर बना सकता है इसको, ये टीचिंग एड यहाँ पर दिखा दिया। अब टीचिंग एड दिखाते दिखाते जो वर्णन करना था वो वर्णन कर दिया। इसके बाद फिर क्या आता है, 2 अवबोधात्मक प्रश्न आप पूछेंगे। व्हाई आर द प्रोड्यूसर,
व्हाई आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री यूनिक। आजकल देखते हैं आप कि जब शिल्प मेला लगता है तो लोग हाथ से बने वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देते हैं और खरीदते भी हैं। तो ये कि लोग कुटीर उद्योग की वस्तुओं का, व्हाई आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री यूनिक, कुटीर उद्योग की जो वस्तुएं हैं वो यूनिक क्यों होती हैं, एक अलग प्रकार की क्यों होती हैं। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आर यूनिक एज दे आर नॉट मास प्रोड्यूस, क्योंकि जो बृहद पैमाने पर तैयार किया जाएगा उसमें क्वालिटी के साथ थोड़ा सा समझौता हो सकता है, या बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। तो यहाँ अगर छोटे पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है तो ध्यान से उसका उत्पादन किया जा रहा है, ध्यान से बनाया जा रहा है, वस्तुएं अच्छे से बनाई जा रही। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो ठीक से उसको देख के अगर टूट फूट गया तो दूसरा बना लेगा, और बढ़ई अगर लकड़ी के सामान बना रहा है तो उसमें भी वो कोई सामान अगर टूट गया तो उसको जोड़ लेगा और आसानी से उसकी फिनिशिंग कर सकता है। इस तरह से जो वस्तुएं होती हैं, क्योंकि स्मॉल स्केल पर बनाई जाती हैं इसलिए वो यूनिक होती हैं। दूसरा भी प्रश्न इस तरह से पूछ लिया, व्हाई आर द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री हाई, उसकी जो मूल्य होता है वो ज़्यादा क्यों होता है। इसका भी उत्तर देगा क्योंकि उसमें द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स कॉटेज इंडस्ट्री आर हाई बिकॉज इट इज़ लेबर इंटेंसिव एंड यूजेज ट्रेडिशनली एंड टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन। तो ये टेक्निक का इसमें इस्तेमाल होता है और लेबर का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेबर अपनी इसमें दिमाग लगाता है, तो इसलिए इसका जो प्राइस है वो हाई होता है। तो इस तरह से देखते हैं हम कि अच्छा इसमें एक चीज़ और बताना आपको था कि फिर अब आ जाएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर, विशिष्ट उद्देश्य या व्यवहारपरक उद्देश्य। जो आपने यहाँ पर पढ़ाया होगा उसके बारे में नॉलेज लेवल का लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग का लिखेंगे और एप्लीकेशन का लिखेंगे। यहाँ हमने एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, हमने इसलिए किया है, चाहते तो यही तीनों लिख देते, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। अगर ऊपर ही हम लिख देते तो नीचे का ये कॉलम, बाय साइड का ये कॉलम पूरा खाली चला जाता, ब्लैंक चला जाता। इसका भी ध्यान रखना है। तो इस पेज में क्या होता कि केवल टीचिंग एड ही दिखाई देता। तो इसको हम भरने के लिए इस पेज को इस तरह से मैनेज किए। आपको भी मैनेज करना चाहिए, समायोजित करना चाहिए, कैसे हम विषय वस्तु या कंटेंट को पेज में भरें कि पेज हमारा खाली खाली ना जाए। क्योंकि जब आप फाइनल टीचिंग करेंगे, जब फाइनल आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे अभ्यास शिक्षण का, तो एग्जामिनर के सामने वो कॉपी जाएगी, आप फाइल बनाकर क्लासरूम में पीछे रख देते हैं और एग्जामिनर बारी बारी से, 2 एग्जामिनर या 3 एग्जामिनर आते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो इसका भी इम्प्रेशन पड़ता है कि आपने विषय वस्तु को अपने पाठ्य योजना में किस तरह से प्रस्तुत किया है। अगर आपने विषय वस्तु को पाठ्य योजना में अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है तो निश्चित तौर पर आपको जानकारी है और आप अच्छे से विषय वस्तु को विद्यार्थियों के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ परीक्षा में इतना समय नहीं रहता कि 10 मिनट 15 मिनट बैठकर एग्जामिनर आपकी क्लास का अवलोकन कर सके। वो 2 मिनट या 3 मिनट, जनरली 5 मिनट जाके अवलोकन कर पाते हैं। उतने में ही आपकी पाठ्य योजना पढ़ते हैं, पाठ्य योजना का प्रेजेंटेशन देखते हैं और फिर आपके द्वारा किया जा रहा प्रेजेंटेशन देखते हैं, जिसके आधार पर आपका मूल्यांकन कर लेते हैं, जो वास्तविकता है। अब हम आते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु पर, बेनिफिट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। बेनिफिट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इससे संबंधित अब हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, उसके लाभ क्या हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं। तो द एडवांटेज ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आर यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट प्रोडक्शन। यह है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग है उसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें जो लोकल रिसोर्सेज हैं, जो स्थानीय विषय वस्तु है, जो स्थानीय संसाधन है, उसकी सहायता से और कम खर्च में यह बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अब इसके आधार पर वो इतना उत्तर नहीं दे सकता, हो सकता कम उत्तर दे सकता है, ठीक है, अधूरा उत्तर दे। लेकिन आपने तो एज्यूम किया है, आप क्लासरूम में जा रहे हैं पढ़ाने, आप तो मान के चलते हैं कि विद्यार्थियों को इतना जानकारी होगा। उसके बारे में हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा जानकारी देंगे। अब जो भी बची खुची जानकारी है उसको आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप जानकारी दे रहे हैं। पढ़ाने के बाद आप फिर 2 डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाउ डू कॉटेज इंडस्ट्री बेनिफिशियल फॉर वोमेन, औरतों के लिए ये कुटीर उद्योग क्यों ज़्यादा फायदेमंद है। कॉटेज इंडस्ट्री गिव्स इंडिपेंडेंस टू वोमेन,
दे कैन अर्न मनी विदाउट लिविंग देयर होम, क्योंकि औरतें अपने घर में ऐसे बहुत सारे कुटीर उद्योग के काम हैं जिनको बैठकर घर में कर सकती हैं, घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि बहुत सारे समस्याएं होती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं कि औरतों को घर से जाना मना होता है बाहर, और जाना भी नहीं चाहती हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो घर में भी बैठकर जो कुटीर उद्योग से संबंधित सामान को निर्माण करके बनाकर बाजार में बेच सकती हैं, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा फायदा है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री फॉर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से कुटीर उद्योग का क्या महत्व है। कॉटेज इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज इट प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस, यूटिलाइज आइडियल रिसोर्सेज एंड हेल्प टू रिमूव पॉवर्टी। गरीबी हटाने के लिए लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है, सेल्फ रोजगार मिलता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, जैसा हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मजदूरों की संख्या ज़्यादा है हमारे देश में, तो उनको कॉटेज इंडस्ट्री में लगाया जा सकता है, उससे वो लाभ ले सकते हैं, इसलिए भी ये महत्व है। अब इसी तरह से इसमें एक चीज़ और बता दें, आपने विशिष्ट उद्देश्य या व्यवहार परक उद्देश्य जो इसके अंतर्गत आप पढ़ाएंगे, जो एक्सप्लेन करेंगे, उसी से संबंधित यहाँ पर पूछ लेंगे। पहला है नॉलेज, ज्ञानात्मक विकास। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिटरमाइन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कुटीर उद्योग की जो भूमिका है, छात्र उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इधर है अंडरस्टैंडिंग, यानी उनका अवबोधात्मक विकास क्या होगा, इसके माध्यम से स्टूडेंट विल बी एबल टू एसोसिएट कॉटेज इंडस्ट्री विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड विल बी इंस्पायर्ड टू बिकम एंटरप्रेन्योर देमसेल्फ। खुद भी वह प्रोडक्शन के काम में लग सकते हैं, अपने प्रोडक्शन के मालिक बन सकते हैं। तो ये समझ उनके अंदर विकसित होगी। एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं वो, स्टूडेंट विल बी एबल टू लोकेट दोज एरियाज इंडिया विच हैव मेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यू टू कॉटेज इंडस्ट्री। उस एरिया को पहचान सकेंगे, जान सकेंगे, जानेंगे या लिस्ट बनाएंगे जहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता है, किया जा रहा है। इस तरह से आप देखेंगे 3 शिक्षण बिंदु में आपने इसमें आपने शिक्षण बिंदु भी रख दिया, आपने विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया, उसका कुछ उत्तर आया ऐसा आप मान के चल रहे हैं, उसका आपने एक्सप्लेनेशन किया। एक्सप्लेनेशन करने के बाद 2 आपने अंडरस्टैंडिंग या बोधात्मक अवबोधात्मक प्रश्न आपने पूछ लिया। इसके बाद का जो स्टेप आता है ब्लैक बोर्ड समरी। आपने पहले पढ़ाते समय जहाँ जहाँ भी ब्लैक बोर्ड कार्य किया है उसमें कुछ कार्य ऐसे होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, या जो जब आप लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड आपका भर जाता है, तो उसमें से कुछ चीज़ें आपको मिटानी पड़ती है, क्योंकि और चीज़ें लिखने के लिए आपको जगह बनानी पड़ती है। तो जो ज़रूरी या इम्पोर्टेंट होता है विद्यार्थियों के लिए, या विद्यार्थी से जब आप पूछते हैं कि आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें उतार ली हैं अपने कॉपी में कि नहीं, वो मना करता नहीं सर अभी नहीं, नहीं मैडम अभी नहीं, तो आप छोड़ देते हैं उसको। उसमें से जो अनइम्पॉर्टेंट होता है, जो गैर महत्वपूर्ण होता है, जो गैर जरूरी होता है, उसको आप हटा देते हैं, मिटा देते हैं। तो उन चीज़ों को मिटा देंगे, जो बच जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आप लिख देंगे, दिखाएंगे कि आपका ब्लैक बोर्ड समरी में क्या क्या बचेगा। तो ब्लैक बोर्ड समरी या श्यामपट्ट सारांश इसको बोला जाता है। श्यामपट्ट सारांश में जो चीज़ें आपको बचेंगी, श्यामपट्ट समरी जो आपकी रहेगी, उसको यहाँ पर लिखना होगा, लिख दीजिएगा। इसके बाद का स्टेप आता है रिकैपिटुलरी क्वेश्चन, पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति जैसा नाम से स्पष्ट है, रिकैपिटुलरी या पुनरावृत्ति, पुनः उनको पूछना। जो आपने ऊपर पढ़ा, अभी लेसन प्लान में बताया गया कि आपने जो पढ़ाया है उन्हीं में से प्रश्नों को पूछा जाना है यहाँ पर। लेकिन ध्यान एक बात का रखना है कि जो आपने प्रश्न ऊपर पूछे हैं, आपने इस अंडरस्टैंडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, उनके समझ से संबंधित, उनके अवबोधात्मक विकास से संबंधित आपने प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न आप पूछेंगे। प्रश्न वही हो सकते हैं लेकिन उसका स्वरूप चेंज आप कर देंगे, ताकि विद्यार्थियों की जो समझ है उसकी परख की जा सके। इस रिकैपिटुलरी क्वेश्चन के माध्यम से आप उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी समझ है, जो उनका नॉलेज है, उसका आप मूल्यांकन करते हैं। कितना लर्निंग आउटकम्स उस दौरान उनको मिला है, क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, इसकी आप जांच करते हैं, इसकी आप परख करते हैं। तो यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन आप पूछ लेंगे।
5 से 3 शिक्षण बिंदु आपने बनाया है, तीनों में दो दो अंडरस्टैंडिंग या दो आपने अवबोधात्मक प्रश्न पूछे हैं, तो 6 प्रश्न आपने पूछे हैं, और तीनों में एक एक विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, यानी 3 और 9 प्रश्न आपने पूछे हैं। तो 9 प्रश्नों में से कम 6 प्रश्न तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, उनका स्वरूप चेंज करके यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे आपने लिखा एक्सप्लेन द टर्म कॉटेज इंडस्ट्री, एक उदाहरण में बताऊं, आपने शुरू में जो पूछा होगा उसी से रिलेटेड ये है कि मान लीजिए ये पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉटेज इंडस्ट्री, तो यही पूछा जा रहा है, वहाँ भी उत्तर यही आएगा, लेकिन उसको घुमा के पूछा जा रहा है, थोड़ा सा स्वरूप उसका बदल के एक्सप्लेन द टर्म कॉटेज इंडस्ट्री। इसी तरह से अन्य प्रश्न के भी स्वरूप चेंज किए गए हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका आता है सुपरविजन वर्क। सुपरविजन वर्क जब रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन आप पूछते हैं तो उसका उत्तर या तो आप लिख देते हैं बोर्ड पर, जब विद्यार्थी देता है उत्तर तो उसका उत्तर या तो आप बोर्ड पर लिख देते हैं, या विद्यार्थी से खुद उसका पृष्ठपोषण देने के लिए, उसको मोटिवेशन देने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए आप ब्लैक बोर्ड पर उसी से लिखवा देते हैं। तो अगर आप लिख रहे हैं या कोई स्टूडेंट लिख रहा है, या उस दौरान जब आप बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर कुछ आपने लिखा है, उस ब्लैक बोर्ड की चीज़ों को विद्यार्थी अपने कॉपी में लिखने के लिए कह रहे हैं और समय मांग रहे हैं, उस दौरान आप क्या करेंगे, आपको क्लासरूम में चुपचाप खड़े नहीं रहना है, आपको सुपरविजन वर्क करना है। तो यहाँ लिखना सुपरविजन वर्क। आप विद्यार्थियों को घूम घूम के देखेंगे कि वे क्या कर रहे हैं, या पिछले दिनों आपने कोई गृह कार्य दिया होगा तो 1-2 स्टूडेंट या 2-4 स्टूडेंट से जो पूरे क्लास का रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे कि दाहिने बाएं आगे पीछे, इन सारे स्टूडेंट्स में से आप रेंडमली उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, या वो जो बोर्ड वर्क का अपना कॉपी में उतार रहे हैं उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट टीचर विल सुपरवाइज द वर्क ऑफ इंटायर क्लास, यानी स्टूडेंट टीचर, प्यूपिल टीचर या छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका विल सुपरवाइज द वर्क ऑफ इंटायर क्लास, पूरे कक्षा के कार्यों का अवलोकन करेगी या अवलोकन करेगा। इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कक्षा के कार्यों का अवलोकन करेंगे, करेंगे नहीं होगा, करेगा होगा, करेंगे बहुवचन हो जाता है, क्योंकि एक टीचर पढ़ा रहा, आप केवल पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, इसलिए करेंगे ना करके लिखा जाएगा कि करेगा, तो सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, बहुवचन में नहीं लिखा जाएगा। स्टूडेंट टीचर विल सुपरवाइज द वर्क ऑफ इंटायर क्लास, हिंदी में लिखेंगे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा के कार्यों का अवलोकन करेगी। इसके बाद लास्ट आपका आता है होमवर्क। जब आपकी क्लास समाप्त हो जाती है तो छात्रों को कुछ होमवर्क देकर फिर उन्हें आप क्लास से छोड़ देते हैं। होमवर्क, राइट अ नोट अबाउट बेनिफिट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कोई एक प्रश्न दे दीजिए या 2 प्रश्न दे दीजिए, जैसा उपयुक्त हो, जो आपने पढ़ाया है उससे संबंधित आप यहाँ पर प्रश्न दे दीजिए। मान लीजिए इकोनॉमिक्स में अगर आपने जो कॉटेज इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर ज़्यादा बहुतायत में, किस प्रदेश में, किस ज़िले में ज़्यादा स्थापित किए गए हैं या स्थापित हैं, उनको मैप में दिखाना है। अगर आपने मैप दिखा के पढ़ाया होगा तो यहाँ पर बता देते आप कॉटेज इंडस्ट्री को वो मानचित्र में प्रदर्शित करके लाएंगे। यह भी आपका होमवर्क हो सकता है। तो इस तरह से ये पूरा लेसन प्लान, हमने इसको वर्ड फाइल इसलिए आपको दिखाया क्योंकि आप आसानी से पूरे फॉर्मेट को समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम पूरे फॉर्मेट को आपको दिखा देते हैं, देख लें आप। इस तरह से लेसन प्लान, जनरल सूचनाएं, सामान्य उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में इस तरह से आप फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु एवं विशिष्ट उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, छात्र क्रिया या छात्रा क्रिया, इस तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले शिक्षण बिंदु, क्वेश्चन पूछ लिया, विकासात्मक प्रश्न उसका एक्सप्लेन कर दिया, बोर्ड वर्क अगर है बोर्ड वर्क कर दिया, आपने 2 प्रश्न पूछ लीजिए अंडरस्टैंडिंग से संबंधित, पुनः दूसरा शिक्षण बिंदु आ गया, विकासात्मक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आपको मिला,
पुनः आपने इसको एक्सप्लेन किया और बाएं साइड में उससे संबंधित जो आपने विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए हैं, व्यवहारपरक उद्देश्य निर्धारित किए हैं, वो आप लिख देंगे। अगर यहाँ पर बोर्ड वर्क की ज़रूरत हो बोर्ड वर्क, अगर टीचिंग एड दिखा रहे हैं आप तो शिक्षण सहायक सामग्री भी आप इसी में दिखाएंगे, उसका मिनिएचर बना के लगाएंगे, उसका चित्र यहाँ पर लगाएंगे। वास्तविक वस्तुएं जो यहाँ पर पेस्ट, जैसे आप ये चित्रकारी है, ये कढ़ाई बुनाई है, इसका आप वास्तविक कपड़ा लगा सकते हैं यहाँ पर। अभी मिट्टी के बर्तन तो नहीं लगा सकते, इसलिए इसका फ़ोटो लगा सकते हैं आप, इसका फ़ोटो आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप इनकी फ़ोटो लगा सकते हैं। आप 2 अंडरस्टैंडिंग प्रश्न पूछ लिया, फिर तीसरा शिक्षण बिंदु आया, तीसरे शिक्षण बिंदु का आपने यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछा और उसका उत्तर आपको प्राप्त हुआ। उत्तर को आपने एक्सप्लेन किया, आपने इस कंसेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, व्याख्यायित किया। इससे संबंधित आपने यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य लिख दिए, जो तीनों है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, आपने तीनों से संबंधित लिख दिया। 2 उनके अवबोधात्मक आपने प्रश्न पूछ लिए। इसके बाद आपका आता है ब्लैक बोर्ड समरी, श्यामपट्ट सारांश का अलग ये कॉलम बनेगा, अलग ये बॉक्स बनेगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन का भी अलग ये बॉक्स बनेगा। बॉक्स बनाकर इस तरह से पुनरावृत्ति के प्रश्न भी आप लिखेंगे। इसके बाद है सुपरविजन वर्क और सबसे लास्ट में, सबसे अंत में है होमवर्क यानी गृह कार्य। तो छात्रों, उम्मीद है आपके लिए यह ज़्यादा फायदेमंद लगा होगा आपको। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक अवश्य दीजिएगा। अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दीजिएगा। हम उस सुझाव के आधार पर पुनः संशोधन करके अगली बार, ये इंग्लिश मीडियम में बना हुआ लेसन प्लान था, अगली बार हम हिंदी माध्यम में लेसन प्लान बनाकर लेकर उपस्थित होंगे। वैसे हमने हिंदी में सारे पॉइंट्स को, सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया, व्याख्यायित कर दिया है। आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपने हमारे इस लेक्चर को ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।